नेक्स्ट टॉपिक है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप ज्योग्राफी थोड़े बहुत जानते हैं तो ज्योग्राफी में कोरियोलिस फोर्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। चक्रवात वगैरह जितने भी आते हैं हमारे जो इंडियन ओशंस हैं या जो तटीय क्षेत्र है हमारे उड़ीसा है या उसके आसपास का जो एरिया जहाँ पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा कोरियोलिस फोर्स का हाथ रहता है। इसके अलावा जो पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं चलती है उस पे भी कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव रहता है। वो उन हवाओं की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कई बार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच जाती है या उससे भी ज़्यादा। तो उनके पीछे भी कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। या नदियों का जो कटाव होता है, नदियाँ बहते हुई कई बार अपने राइट साइड में कटती है या कई बार लेफ़्ट साइड में कटती है, तो उस पे भी कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव रहता है। और कई सारे ऐसे फिनोमिना हैं, ऐसे कई सारे ऐसी कई सारी घटनाएं हैं इस पृथ्वी पर होती है जिस पर कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे और उसको मैंने जितने एग्जाम्पल बताए उनको भी हमने समझना है। लेकिन उन सबको समझने से पहले हम पहले स्टार्ट करते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स हमेशा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स हमेशा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है, पहली कंडीशन। और दूसरा तभी लगेगा जब वस्तु खुद गतिशील अवस्था में है। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो वस्तु गतिशील अवस्था में है और वो गति किस पे कर रही है, घूमते हुए या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। यानी कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, आपकी पृथ्वी घूम रही है और घूमती हुई पृथ्वी पर कोई वस्तु गति कर रही है। जैसे कि नदी बह रही है तो नदी गति कर रही है, तो नदी के ऊपर भी क्या लगता है, नदी के बहाव पर कोरियोलिस फोर्स लगता है जिसके कारण वो कट जाती है। या कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करके आ रही है, तो पृथ्वी घूम रही है और वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो उस वस्तु का ओरिजिनल पाथ जो है वो चेंज हो जाता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो ये सारा हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एस और एस प्राइम। हमेशा जहाँ पर भी मैं एस लिखता हूँ वहाँ पर इसका मतलब होता है कि वो इनर्शियल फ्रेम है और वो रुका हुआ है। और जहाँ पर भी एस प्राइम लिखता हूँ तो वो एस के रिस्पेक्ट में गति करेगा। तो यहाँ पर एस रुका हुआ है और एस प्राइम जो है वो एस के रिस्पेक्ट में कोणीय वेग ओमेगा टी, सॉरी हाँ, कोणीय वेग जो है आपके ओमेगा उससे गति कर रहा है। तो जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। मान लीजिए किसी समय टी पर, है ना। तो पॉइंट, कोई पार्टिकल है या कोई वस्तु है जिसकी की पोजीशन जो है पॉइंट पी पर, वो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर। चाहे वो एस के रिस्पेक्ट में मेज़र करो या वो आपके एस प्राइम के रिस्पेक्ट में मेज़र करो। तो यहाँ समझने के लिए हमने जो एस फ्रेम है उसके साथ में वर्ड यूज़ लिया आई। आई यानी इनर्शियल। और रोटेटिंग फ्रेम जो है एस प्राइम उसके लिए स्मॉल आर यूज़ लिया है, यानी वो रोटेटिंग शो करता है। तो जो जहाँ पर कैपिटल आर आई लिखा है तो वो है इनर्शियल फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में। जहाँ कैपिटल आर और प्राइम सब प्राइम स्मॉल आर लिखा है वो है आपका रोटेटिंग फ्रेम। तो दोनों की डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए कैपिटल आर आ जाएगा। अब ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हमेशा एक बल लगता है और उस बल के प्रभाव में वस्तु क्या है, विपरीत दिशा में गति करना चाहती है। तो यहाँ पर जो है विपरीत दिशा में जो है एक रेखीय वेग लगता हुआ आपको मिलता है माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो इस वेग के कारण जो ओरिजिनल वेग है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से पहले जो मैंने ये लिखी है, ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें आप देखें तो डी आर बाई डी टी, स्मॉल आर क्या शो करता है, रोटेटिंग फ्रेम। तो दोनों में रिलेशन क्या है, अगर ओमेगा ज़ीरो हो जाए, थोड़ी देर के लिए समझिए, ओमेगा ज़ीरो हो जाए तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ओमेगा ज़ीरो नहीं है इसलिए ये टर्म यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है और विथ नेगेटिव साइन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आभासी बल जो है वो माइनस के चिन्ह के साथ में लगते हुए मिलते हैं। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 के रूप में इसको रीअरेंज कर सकते हैं। आई वाली टर्म इधर ही रहेगी और ये प्लस में हो जाएगी उधर जाके, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगी। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ आर वेक्टर आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिख सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है उसको आर को मैं बाहर लिख रहा हूँ और राइट साइड में दोनों में से कॉमन आर लेके बाहर लिख दिया। तो अब ये एक तरह से ऑपरेटर की इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3,
इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 जो मिलेगा, तो ये देखो ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर पर हमने दोनों तरफ क्या है आर वेक्टर अप्लाई किया है, तो आर वेक्टर करोगे तो वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी या फिर ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा डी आर वाई डी टी इक्वल टू डी आर वाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये एक ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि जिसको किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो आपको एक नया ऑपरेटर नया वेक्टर मिल जाएगा। फॉर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर आप लिखते हैं d बाई डी टी, तो ये आपका एक ऑपरेटर है। अगर इस पर आप r लिखते हैं तो ये आपको वेलोसिटी देगा इक्वलेंट टू v, और अगर आप इसकी जगह v लिखते हैं तो ये आपको एक्सेलरेशन देगा। दैट मीन्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो वेलोसिटी पे लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और अगर पोजीशन पे लगाएंगे तो वेलोसिटी आएगी। तो ये चीज़ है, तो ऑपरेटर का ये काम करेगा। तो इक्वेशन थर्ड जो है ये ऑपरेटर इक्वेशन हो गई। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए, तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर डी आर बाई डी टी आ रहा है वहाँ पर मैं इसको वी लिख सकता हूँ क्योंकि वेलोसिटी है, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी हो गई। तो जहाँ पर डी आर बाई डी टी वहाँ वी लिख दिया, तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी, वी आई इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 जो है उस पर ऑपरेटर इक्वेशन नंबर 3 जो है वो अप्लाई करते हैं, या यूँ कहें कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैं वी आई वेक्टर जो है रखता हूँ। तो ये वी आई वेक्टर पे अप्लाई हो रहा है, वी आई वेक्टर रख लिया, लेफ्ट साइड में तो वैसे ही रखा और राइट साइड में इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो दोनों तरफ वैल्यू पुट करके अब आप आगे देखें क्या होता है। वैल्यू पुट करके और हमने इसको जो है थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यानी जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन हो रहा था वहाँ डिफरेंशिएशन किया है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा मल्टीप्लिकेशन किया है, वो करके हमने ये इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन आ गई जो फर्स्ट लाइन में लिखी है। अब जहाँ डी वी बाई डी टी आ रहा था वहाँ ए वेक्टर लिखा, और जहाँ डी आर बाई डी टी आ रहा वहाँ वी वेक्टर लिखा, तो इक्वेशन नंबर 5 आपको मिलेगी। देख लीजिए आप, जो डबल डबल चीज़ आ रही थी वो जुड़ जाएगी, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगी, 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस वी आर वेक्टर हो जाएगा, और ओमेगा क्रॉस आर एक टर्म हो जाएगी, और बाकी चीज़ें हमने रीअरेंज की है। अब मैंने जैसे ऊपर लिखा था कि रोटेट कर रहा है, अगर ओमेगा नियत है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा 0। तो डी ओमेगा बाई डी टी जहाँ आ रहा था वहाँ 0 पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी आपको। तो ये इक्वेशन नंबर 6 जो है ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, जो ये शो करती है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें 2 टर्म आ रही है, एक तो ये वाली टर्म आ रही है और एक ये टर्म आ रही है। क्या ये वाली टर्म आपने कहीं पढ़ी है? ये टर्म क्या शो करती है? ये शो करती है आपकी अभिकेंद्रीय त्वरण को। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर, और उसको वेक्टर में लिखें तो ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, और एम आगे लगा देंगे तो ये फोर्स हो जाएगा, यानी कि अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो दूसरी टर्म आ रही है ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, और वो ये है आपकी कोरियोलिस त्वरण, और एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर आप ये वाली जो टर्म देख पा रहे हैं जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये आपकी क्या शो करती है? अगर मैं दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपकी इक्वेशन कहलाएगी कोरियोलिस फोर्स की, और ये आपका हो जाएगा अभी केंद्रीय बल की। तो इसका इस इक्वेशन से जो आपको समझ में आ रही है, 2 चीज़ें समझ में आ रही है। एक तो ये कि अगर आपकी वस्तु जो है किसी घूर्णन निर्देश तंत्र पर पड़ी है तो उस पर 2 बल लग रहे हैं। वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो ये वाला बल तो पहला लगेगा ही लगेगा, जिसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। और अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है, मान लीजिए गति कर रही है, और वस्तु जिसके ऊपर वो गति कर रही है वो खुद भी ओमेगा कोण से घूम रही है ना, तो उस अवस्था में उस पर एक बल लगता है कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल 0 तभी होगा जब या तो ओमेगा 0 हो जाए, और या फिर v जिस वेग से वो गति कर रहा है वो 0 हो जाए। अगर v 0 हो जाता है तो कोरियोलिस बल खत्म, लेकिन ये वाला बल तो अभी भी रहेगा, क्योंकि ये तो हर वस्तु पे लगेगा, और ये केवल उस वस्तु पे लगेगा जिस वस्तु जो कि खुद ही गतिशील है। यानी घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र पर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रेखीय वेग से गति कर रही है तो उस पर कोरियोलिस बल लगता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये कि जो ओमेगा है, इस ओमेगा को जब आप, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर
आप यहाँ जिसको कि आप भूमध्य रेखा कहते हैं, इस भूमध्य रेखा पर ओमेगा की वैल्यू को मेज़र करेंगे तो वो क्या आएगी, या उसका जो प्रभाव है वो क्या आएगा, वो आएगा ज़ीरो। कोरिलेस बल का जो प्रभाव है वो क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि कोरिलेस बल जो है वो या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगेगा या सदर्न हेमिस्फीयर में लगेगा। क्योंकि ओमेगा क्रॉस वी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी इक्वेटर पर, इक्वेटर कहें या भूमध्य रेखा कहें, वहाँ पर ज़ीरो रहेगी। तो कोई भी वस्तु जो उत्तरी गोलार्ध में है उस पर कोरिलेस बल लगेगा, कोई भी वस्तु जो दक्षिणी गोलार्ध में उस पर कोरिलेस बल लगेगा, लेकिन कोई भी वस्तु जो भूमध्य रेखा पर है उस पर कोरिलेस बल नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसको कैसे समझे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए, पहले तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो आपका कोरिलेस बल है जिसको कि हम एफ सी से लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एफ सी, वो क्या आएगा, 2m ओमेगा क्रॉस वी, आर और वो सब तो बात की बात है, तो डायरेक्शन की बात है ना, ओमेगा क्रॉस वी, 2m तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ये मानते हैं कि जो डायरेक्शन होगी एफ की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो कि सॉरी एफ की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन होगी। अब ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो जहाँ ओमेगा और वी का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, जैसे पेज के नियम से। पेज का नियम जो होता है वो क्या होता है, अगर पेज को आप घुमा रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो पेज नीचे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ऊपर आएगा। तो पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पृथ्वी और ये इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ओमेगा क्रॉस ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, और ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर कोई वस्तु इस डायरेक्शन में गति कर रही है, ये मैं तीर का निशान बना के बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में कोई वस्तु गति कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन हो गई इसकी, और ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना, तो पेज के नियम से अगर ये वस्तु यहाँ जा रही है तो ये अपनी गति के उत्तरी गोलार्ध में ना, अपनी गति के कौन सी दिशा में जाएगी, इस पर बल कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये अपनी गति के राइट साइड में जाएगी। तो आप पेज का नियम लगाओ, देखो ये प्लेन हो गया, ओमेगा क्रॉस वी का प्लेन, वी की डायरेक्शन ये हो गई, ओमेगा की डायरेक्शन ये हो गई, तो एक प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेज के नियम से देख सकते हैं इधर होगी। दक्षिणी गोलार्ध में ये उल्टा होगा। यानी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी वस्तु उत्तरी गोलार्ध में जब गति करती है तो वो अपनी गति के राइट साइड में मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने गति के लेफ्ट साइड में मुड़ती है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आप यहाँ देखेंगे ओमेगा की डायरेक्शन हो गई चेंज, वस्तु ये ओमेगा की डायरेक्शन हो गई, मान लीजिए वस्तु यहाँ जा रही है, तो ये एक प्लेन बना, इस प्लेन पर जब आप नियम लगाएंगे तो कौन सा, राइट हैंड वाला, तो क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो अब इसका जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, गति के विपरीत दिशा में, यानी कि लेफ्ट साइड में लगेगा। तो आप इसको ये, क्योंकि एक्चुअली ये मैं जो बता रहा हूँ तो 2D है और ये 3D के अंदर फोर्स लग रहा है, तो बस आपको याद यही रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में वो जाएगा अपनी गति के राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स आपके मिल रहा था इक्वेशन नंबर 7 में, राइट साइड लेफ्ट साइड में तो एम ए आर को लिखा एफ आर, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स, एक तो ओरिजिनल फोर्स एम ए आई प्लस 2 टर्म जो लिखी हुई है नेगेटिव, कोरिलेस फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, आभासी बल, स्यूडो फोर्स। तो आपको नीचे यहाँ पर कोरिलेस फोर्स और आभासी फोर्स जो है वो दोनों की फॉर्मूला नीचे दे रखा है, और इनकी डायरेक्शन की बात है तो मैंने आपको अभी बता दी कि डायरेक्शन जो है किस प्रकार से आपको निकालनी है, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, या इसके एग्जांपल्स आपको कई सारे मिल जाएंगे आगे, इस नेक्स्ट टॉपिक में वो एग्जांपल्स भी आएंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार चक्रवात जो है वो बनते हैं। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे चक्रवात किस तरह से बनता है। तो अगर मैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, मान लीजिए ये इंडिया का
मैप है और यहाँ उड़ीसा का कोई तट है, तो चक्रवात, क्योंकि ये आपका जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पर क्या है कि कोई हवा चल रही है मान लीजिए, तो हवा इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुई, इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुई, तो वो हवा कहाँ जाएगी? अपनी गति के राइट साइड में। तो वो यहाँ नहीं जाके यहाँ जाएगी, ठीक है। यहाँ से कोई हवा आ रही है तो वो कहाँ जाएगी? वो भी अपने गति के राइट साइड में जाएगी। यहाँ से कोई हवा आ रही है तो वो भी कहाँ जाएगी? अपने गति के राइट साइड में। और कहीं से भी हवा आ रही होगी यहाँ से मान लीजिए, तो वो कहाँ जाएगी? राइट साइड में। तो एक तरह से ये हवाओं का जो प्रभाव होगा, वो प्रभाव किस प्रकार का आएगा? वो एक चक्रवात के रूप में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चक्रवात है वो किस प्रकार का बन रहा है। मैं इसको एक सिंपली डायग्राम में बता देता हूँ कि यहाँ से कोई भी हवा जा रही थी वो यहाँ मुड़ गई, यहाँ से कोई हवा आ रही तो वो कहाँ मुड़ेगी? अपने राइट में, तो यहाँ मुड़ गई, ठीक है। और यहाँ से कोई हवा आ रही होगी तो अपने राइट में मुड़ेगी, तो यहाँ जाएगी, है ना। कहीं से कोई हवा आ रही वो अपने राइट में मुड़ेगी। तो एक पैटर्न बनेगा, सर्कुलर पैटर्न। और तीर के निशान मिलाते जाओ, सारे तीर के निशान, तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्किल मिलेगा। तो ये जो सर्किल मैंने यहाँ बनाया, तीर के निशान जो मिल रहे हैं, ये क्या शो करता है? एक साइक्लोन को शो करता है। तो देखो चारों तरफ से हवा आ रही है और वो एक सर्किल के रूप में घूम रही है। और कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। तो उनको साइक्लोन्स बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको साइक्लोन बोलते हैं, यानी चक्रवात। और यही चक्रवात अगर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और उनको प्रति चक्रवात बोलते हैं। वो कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज, और उनको बोलते हैं प्रति चक्रवात। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। या एक कोई दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, नदी की फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो राइट साइड में मुड़ेगी अगर वो उत्तरी गोलार्ध में, तो नदी के कटाव हमेशा इस तरह से होगा। नदी जो है हमेशा अपनी गति के राइट साइड में मुड़ेगी, जबकि वास्तविक डायरेक्शन इसकी ये थी, तो वो गति, तो कटाव हमेशा इस पोर्शन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में इसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये टॉपिक आपने समझ लिया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।